हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी के चैप्टर 3 भारत से हम क्या सीखें के सभी क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग टू स्टडी में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, आपका बिना समय लेते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? इसका उत्तर हो जाएगा, भारत ऐसा देश है जहां मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार हुआ है। यहां जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले गए हैं जो विश्व के दार्शनिकों के लिए चिंतन का विषय है। भारत में भूतल पर ही स्वर्ग की छटा बिखरती है। यहाँ की धरती प्राकृतिक सौंदर्य, मानवीय गुण, मूल्यवान रत्न, प्राकृतिक संपदा एवं मनुष्यों के आध्यात्मिक चिंतन से परिपूर्ण है। यहाँ जीवन को सुखद बनाने के लिए उपयुक्त ज्ञान एवं वातावरण का सान्निध्य मिलता है जो भूमंडल में अन्यत्र नहीं है। अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? उत्तर इसका हो जाएगा, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन गांव में हो सकते हैं। भारत की सारी परंपरा का आधार ऋषि और कृषि पद्धति है। गांव में ग्राम पंचायत व्यवस्था देखने को मिलेंगे, कृषि व्यवस्था, मंदिर व्यवस्था आदि, जो केवल मौलिक रूप से देखने को नहीं मिलेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा, भारत को पहचान करने वाली दृष्टि भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए है। भारत में पहुंचने के बाद वहां से ज्ञान, सामाजिक व्यवस्थाएं, विज्ञान आदि का संग्रह और अध्ययन करने की दृष्टि हो। सर विलियम जोन्स की तरह नए युवा अधिकारी भी स्वपरदेशी हो और गंगा सिंधु के मैदानों में संग्रहणीय वस्तु एवं विद्या इंग्लैंड लावे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वाले के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है? इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक ने कहा है कि आपकी अभिरुचि की पेट किसी विशेष क्षेत्र में हो तो भारत में आपको पर्याप्त अवसर मिलेंगे। लोकप्रिय शिक्षा से संबंध हो या उच्च शिक्षा, चाहे संसद में प्रतिनिधित्व की बात हो अथवा कानून बनाने की बात हो, चाहे प्रवास संबंधी कानून हो अथवा अन्य कोई कानूनी मसला, सीखने या सिखाने योग्य कोई बात क्यों ना हो, भारत के रूप में आपको ऐसी प्रयोगशाला मिलेगी जैसे विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है और क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स को वाराणसी के पास 172 दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में सोने के सिक्के यह समझकर भिजवा दिया कि यह एक ऐसा उपहार होगा जिसकी गणना उसके द्वारा प्रेषित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी। कंपनी के निदेशक उसका ऐतिहासिक महत्व नहीं समझ पाए और उन मुद्राओं को गला डाला। वारेन हेस्टिंग्स के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना था। फिर वह सोचा कि आगे से सावधानी रहे कि ऐतिहासिक वस्तुओं को बचाया जाए। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है? इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक ने बताया है कि नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में नवजीवन का संचार हुआ है। समय समय पर विविध साधनों और मार्गों द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। भारत में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत बौद्ध धर्म को माना जाने लगा है, किंतु इसमें निहित समस्याएं समाधान की प्रतीक्षा में है। लेखक ने एक उदाहरण देकर बताया है कि शेर की खाल में गदहा वाली कहावत सबसे पहले यूनानी दार्शनिक प्लेटो के करटिल्स में मिलती है। इसी तरह संस्कृत की एक कथा यूनान के एक नीति कथा से मिलती है, अर्थात भारतीय नीति कथाएं यूनान से कैसे जुड़ी है, यह एक शोध का विषय है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाए हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक के अनुसार यह असंदिग्ध रूप से प्रमाणित हो चुका है कि सोलोमन के समय में ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। साथ ही इन देशों के व्यापारिक अध्ययन करने पर कुछ संस्कृत शब्दों का प्रयोग मिलता है। इन संस्कृत शब्दों के आधार पर प्रमाणित होता है कि हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं के ऑफिसर से निर्यात की बात बाइबिल में कही गई है, वे वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश से नहीं लाई जा सकती। ऐतिहासिक अध्ययन से यह भी ज्ञात है कि 10वीं-11वीं सदी में भी भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध बंद नहीं हुए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। भारत के ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया है, स्पष्ट करें। इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक युवा अंग्रेज अधिकारी जो भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित हुए थे, उनके लिए भारत के ग्राम पंचायतों का महत्वपूर्ण अर्थ बतलाया है। अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंध प्राचीन युग के कानून की पुरातन रूपों के बारे में इधर जो अनुसंधान हुए हैं, उनके महत्व और वैशिष्ट्य को परख सकने की क्षमता प्राप्त करनी है। तो आपको इसके लिए आज भारत की ग्राम पंचायतें के रूप में इनके प्रत्यक्ष दर्शन का सुयोग अनायास ही मिल जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? इसका उत्तर हो जाएगा, भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। यहाँ धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य क्षीयमान रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। भारत वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है, पारसियों के जरथुस्त्र धर्म की यह शरण स्थलीय है। आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर प्रकट एवं विकसित होते रहते हैं। इस तरह से भारत धार्मिक क्षेत्र में विश्व को आलोकित करने वाला एक महत्वपूर्ण देश है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। इसका उत्तर हो जाएगा, भारत में आप अपने आप को सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे। वहाँ आपको ऐसे सुअवसर भी मिलेंगे जो किसी पुरातन विश्व में ही सुलभ हो सकते हैं। आप आज की किसी भी ज्वलंत समस्या को ले लीजिए। वह समस्या चाहे लोकप्रिय शिक्षा से संबंध हो या उच्च शिक्षा, चाहे संसद में प्रतिनिधित्व की बात हो अथवा कानून बनाने की बात हो, चाहे प्रवास संबंधी कानून हो अथवा अन्य कोई कानूनी मसला, सिखाने या सीखने योग्य कोई बात क्यों ना हो, भारत के रूप में आपको ऐसी प्रयोगशाला मिलेगी जैसे विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। मैक्स मूलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, संस्कृत की सबसे पहली विशेषता है इसकी प्राचीनता, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल पुराना है। ज्यों ही इन भाषाओं के बीच में संस्कृत आ बैठी कि तत्काल लोगों को एक सही प्रकाश और गर्मी का एहसास होने लगा, और इसी से भाषाओं का पारस्परिक संबंध भी स्पष्ट हो गया। निश्चित ही संस्कृत इन सब भाषाओं की अग्रजा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा, किसी देश अथवा राज्य की प्राचीन कालीन इतिहास को जानने के लिए आवश्यक है कि पहले हम वहाँ की भाषा की प्राचीनता को जानें।
यदि हम यह जानना चाहें कि आर्य लोग अनेक शाखाओं में विभक्त होने से पूर्व चूहे के बारे में जानते थे या नहीं, तो हमें आर्य भाषाओं के शब्दकोश जो देखने होंगे। भाषा के सहारे आर्यों के विभाजन से पूर्व की सभ्यता एवं संस्कृति अथवा अवस्था को जाना जा सकता है। संस्कृत, ग्रीक और लैटिन इन तीनों भाषाओं के एक सामान्य मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने के लिए हमें बहुत पीछे हटना होगा। ये भी प्रश्न संख्या 12 का ही आंसर है। और पीछे हटकर हम उस सम्मिलित स्थल पर पहुंच जाएंगे जहां से हिंदू, ग्रीक, यूनानी आदि शक्तिशाली जातियों एक दूसरे से पृथक हुई थी। अतीत के अध्ययन से हम पाते हैं कि आदि आर्य भाषा चिंतन परंपरा के प्रवाहों के उतार चढ़ाव से घिसने वाली चट्टान रही है। लेखक इसे ही वास्तविक अर्थों में इतिहास मानता है, क्योंकि यह एक ऐसा इतिहास है जो राज्यों, दुराचारों और उनके जातियों की क्रूरताओं की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञातव्य और पाठनीय है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पाश्चात्य जगत को प्रमुख लाभ क्या क्या हुई? इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन के पश्चात मानव जाति के बारे में हमारे विचार व्यापक और उदार ही नहीं बने हैं, तथा लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बर्बर समझे जाने वाले लोगों का भी अपने ही परिवार के सदस्य की भांति लगे लगाना ही नहीं सीखे हैं, अपितु इसने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप से प्रकट कर दिखाया है जो पहले नहीं हो पाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। लेखक ने भारत के लिए नवागंतुक अधिकारियों को किसकी तरह अपसपने देखने के लिए प्रेरित किया है और क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा लेखक ने भारत के लिए नवागंतुक अधिकारियों को सर विलियम जेम्स की तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड के आरंभ की हुई अपनी लंबी समुद्र यात्रा की समाप्ति पर क्षितिज में प्रकट होते हुए भारत के तट का दर्शन करते हुए जो अनुभव किया था वह सुखद था। उन्होंने अनुभव किया था कि एशिया की यह भूमि नानाविध विज्ञान की धात्री, आनंददायक ललित कथा, उपयोगी कलाओं की जननी, एक से एक बढ़कर शानदार कार्यकलापों की दृश्य भूमि, मानव प्रतिभा की जननी एवं धार्मिक विकास की केंद्र भूमि तथा रीति रिवाज, परंपराओं, भाषा की दृष्टि विविधता के कारण सर्वत्र सम्मान की दृष्टि से देखी जाने वाली पवित्र भूमि है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है? ऐसा कहना क्या उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा लेखक ने नया सिकंदर भारत को समझने, जानने एवं संपूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु भारत आने वाले नवागंतुक अन्वेषकों, पर्यटकों एवं अधिकारियों को कहा है। भारत विजय का सिकंदर से स्वप्न देखा था, उसी प्रकार आज भी भारतीयता को निकट से जानने के नवीन पर स्वप्नदर्शी को आज तक का सिकंदर कहना अति सयोक्ति नहीं है, यह उचित है। लेखक ने कहा है कि नए सिकंदर को यह सोचकर निराश नहीं हो जाना चाहिए कि गंगा और सिंधु के पुराने मैदानों में अब उसके विजय करने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहा। आज भी अध्ययन, शोध, विश्व की विविध प्राचीनतम ज्ञान विकास सूत्र प्राच्य देशों के इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार बड़ी बड़ी अनेक विजय प्राप्त की जा सकती है। विश्व के सर्वांगीण विकास हेतु आज भी भारतीयता के संयमक ज्ञान भी आवश्यकता को लेकर लेखक ने अनिवार्य बताया है। साथ ही भारत में असीम संभावनाओं पर बल दिया है। दोस्तों, अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं तक, अगली क्लास में मिलते हैं।